तो आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर चर्चा करेंगे अपने विद्वान एस्ट्रोलॉजर अनिल जैन साहब से, और कुछ सीधी बात करेंगे पंचांग के बारे में, कुछ सीधी बात करेंगे इस बारे में ताकि जन सामान्य आसान तरीके से बेसिक ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का कैसे प्राप्त करें। जैन साहब, मेरा कहना है, जैसी रही भावना जिसकी, कहो मूरत देखी तिन तैसी। आपने देश में पाखंडियों और जो फरेब चल रहा है उससे अलग हटते हुए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान 40-50 साल अर्जित किया और सबको देना चाहते हैं। और आपने हमें बताया भी था कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं कि हर दिन, विशेषकर रविवार को, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि साहब, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ और थोड़ी देर के लिए धूप आती है, तो जब तक बालकनी में पहुंचो कभी कभी धूप निकल जाती है और सूरज का दिखना बंद हो जाता है। आपने कहा आप चिंता मत करिए, सूरज के उदय होते ही, और पहले 40-45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अगर आपको सूर्य नहीं भी दिखाई दे रहा हो तब भी सूर्य का प्रकाश तो हर जगह विद्यमान है। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए जल चढ़ाइए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। जैन साहब, मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। इसी तरह से जैन साहब, प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी हिंदुस्तानी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अंग्रेजी तो थोड़ा सा अच्छी तरह बोल लेते हैं मगर संस्कृत बोलने में कठिनाई होती है। और कुछ लोग डराते हैं कि साहब आप श्लोक जो हैं गलत बोलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। और मेरी सोच इसमें यही है, आप इसको सेकंड करें या मुझे करेक्ट करें, कि जिसकी जैसी भावना होगी उस तरह का फल उसको मिलता है। और एक बात आपने, सर, मेरी चर्चा इस बारे में भी हुई थी कि सभी ग्रह को शांत करने के लिए भी एक मंत्र है, और सूर्य को भानु कहा जाता है, और सूर्य रविवार का द्योतक है, और सोमवार को चंद्र के इक्विवेलेंट है और चंद्र का दिन ही कहते हैं, तो शशि से कहा जाता है। तो एक श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु मतलब इतवार, शशि मतलब सोमवार, फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवंती। तो मेरा मानना यह है कि आप ही कहते हैं कि सभी ग्रह को शांत करने के लिए सवेरे आप ये इसका उच्चारण कर दें तो लाभ मिलेगा। तो इस बारे में जो हमारी अगर कोई गलतफहमी है तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। धन्यवाद सुधीर जी। और आपने बहुत अच्छी बात कही आज कि हमें सभी ग्रहों का आशीर्वाद लेना है।
और उपाय हम करते हैं इसलिए नहीं करते कि ग्रह अशुभ हैं तभी हम उपाय करते हैं। ग्रह शुभ हैं, उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए भी उपाय किया जाता है। तो जैसे जो मंत्र की बात है, जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, जो आपने मंत्रों का जाप किया, तो मंत्र एक ऐसी चीज है ज्योतिष में जिसका हम उच्चारण जो है ग्रह शुभ हो या अशुभ हो दोनों केसेस में कर सकते हैं। अगर ग्रह शुभ होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, और ग्रह अशुभ है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा एक आपने मंत्र का बताया कि इसमें हम सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमें किसी भी ग्रह के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता, और खास तौर से जो हमारे ग्रह अच्छे हैं, उसका हमें और भी शुभ फल मिलने लगता है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि अगर हमें सभी ग्रहों का आशीर्वाद मिल जाए किसी न किसी तरीके से। और जैसा आपने मंत्र का उच्चारण किया, बहुत अच्छी कहा। और दूसरा कहा आपने कि हम जो उच्चारण करते हैं, सब कुछ हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस श्रद्धा से, किस मन से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। अगर हमारी श्रद्धा सही है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा सही मिलेगा, उसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। थैंक यू मिस्टर जैन। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आजकल पंचांग ऐप अवेलेबल है, और मैंने अपने मोबाइल में त्रिक पंचांग ऐप डाला हुआ है। इसका फायदा मुझे ये दिखता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से कुंडली जनरेट कर सकते हैं। आप दिन का पंचांग देख सकते हैं, पंचांग के जो 5 एलिमेंट है उसके बारे में जान सकते हैं। आप कुंडली मिलान कर सकते हैं, और कुछ हद तक आप मुहूर्त का भी पता लगा सकते हैं, और गुण मिलान भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो बिगनर्स लेवल हमारे साथी हैं, उनको ऑल इन वन, बिना बाजार से कुछ खरीदे हुए पंचांग भी मिल गया, सब कुछ भी मिल गया, और अगर बेसिक ज्ञान उनको मिल गया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आपके पास इससे कोई बेहतर चीज हो तो बताइए, नहीं तो जो मेरा सुझाव है उसी को माना जा सकता है क्या। बिल्कुल, सुझाव आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और आजकल तो ऐप बहुत सारे आ गए हैं, तो जिनसे हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पंचांग को देख भी सकते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको। बट प्रश्न ये उठता है कि जब तक इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम ना हो कि कैसे हम उसको यूटिलाइज करें। सबसे बड़ी बात वो है जिसके लिए हम ये ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा एक सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को प्राप्त हो, जिससे वो उसका इंटरप्रिटेशन कर सके जो आपको ऐप से चीजें मिल रही हैं। और जैसे आपने कहा कि गुण मिलान मिल जाते हैं, और हम लोग शायद ये सोचने लगते हैं कि गुण मिलान ही मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप है, तो ये बहुत एक मिसनोमर है। तो इससे हम बहुत गलत गलत रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ गुण मिलान देखा और शादी के बारे में डिसाइड कर लिया, जबकि वो बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजी सेज कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें बताया गया डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, एंड इट नेवर सेड दैट गुण मिलान इज अ मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। तो इससे कभी कभी लोगों के मन में गलत इसका हम यूज कर लेते हैं, और ये गलत यूज के ही आजकल प्रॉब्लम भी हो रही है कि हम लोग जब भी मैचिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि गुण मिलान इज ए मैचिंग, तो हमने जल्दी से ऐप में देखा या कोई भी सॉफ्टवेयर हमने उसको यूज किया, गण मिलान किए और हमने शादी का डिसीजन ले लिया। और ये बहुत एक गलत निर्णय होता है, जो कि शादी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बारे में हमें बहुत सोच विचार कर या किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना चाहिए, ना कि गुण मिलान के ऊपर। तो दोनों चीजें हैं, उसका हम उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो उपयोग हम जब भी कर सकते हैं जब हमें उन सब चीजों के बारे में थोड़ी सा ज्ञान प्राप्त हो, और जो हमारा उद्देश्य है कि हम एक साधारण आदमी को थोड़ा सा ज्ञान दे सकें। और अगर हम ज्ञान मिल जाएगा, फिर नेचुरली हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे, कोई ऐप हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि हमें आजकल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल, सबसे बड़ी चीज वो है यहाँ पर। जैन साहब, वो देश, पात्र और काल की आप बात करते हैं। जन सामान्य जी, को पूरी तरह से नहीं पता है कि देश का मतलब क्या है, काल का मतलब क्या है, और पात्र का मतलब क्या है। जब इसको आप थोड़ा करेक्ट। डिफाइन कर दें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हम लोग। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में ये कहा कि प्रिंसिपल बने थे बहुत साल पहले, हजारों हजारों साल पहले, और ये नेचुरली उन्होंने सोचा भी होगा कि इसको मॉडिफाई भी करना है टाइम टू टाइम जो है, और समय के साथ हमें चलना भी है। तो उन्होंने कहा कि जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं,
जो भी ये सिद्धांत हम बनाए जा रहे हैं, उनको देश पात्र काल के हिसाब से संशोधित करना है, मॉडिफाई करना है। अब मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल दूं इन तीनों की, देश पात्र काल की। तो सबसे पहले पात्र की बात करते हैं। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक समय में एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह उनका जन्म होता है। तो नेचुरली दोनों के जो हॉरोस्कोप होंगे बिल्कुल सेम होंगे, राजयोग सेम होंगे, प्लैनेट की पोजीशन सेम होगी। लेकिन प्लैनेट की पोजीशन सेम होने का, सेम राजयोग होने का भी अलग अलग मतलब होगा दोनों के लिए। एक मान लीजिए कोई बच्चा गरीब फैमिली में पैदा होता है, उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है। और एक बच्चा अमीर फैमिली में पैदा होता है, उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है। एक गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए उसको गवर्नमेंट में क्लर्क भी बन जाता है, तो दैट इज अ राजयोग फॉर दैट फैमिली। और एक अमीर व्यक्ति है, उसको क्लर्क बनना इज नॉट अ राजयोग। तो एक ही प्लैनेट की पोजीशन होते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट नेटिव्स के लिए उनके रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहा कि पात्र का ध्यान करके तब आप रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करिए, पहली चीज। फिर कहा काल का। अब अभी जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप की, और जब ये मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप या गुण मिलान का कंसेप्ट बना, उस समय सोसाइटी बिल्कुल अलग थी। एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, और फीमेल का कोई रोल नहीं होता था फैमिली मैटर्स में। एंड विद दैट पर्पस दिस कंसेप्ट ऑफ गुण मिलान वाज मेड। आज सोसाइटी पूरी अलग है बिल्कुल, और मेल डोमिनेशन की तो हम बात ही नहीं करते, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो टाइम पूरा चेंज हो गया। तो जो प्रिंसिपल हमने 1000 साल पहले बनाए थे, जब सोसाइटी पूरी तरह से अलग थी, आज काल या समय पूरी तरह से बदल गया है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स। तो ये गन मिलान का जो कंसेप्ट है, आज की डेट में इट इज टोटली आउटडेटेड, टोटली ऑब्सोलीट, टोटली इररिलेवेंट एक्चुअली। तो ये हमारा काल का हो गया। अब देश की बात करिए। मैंने आपको पिछले बार एक एग्जाम्पल भी दी थी कि मैं इटली गया था, वहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का एक प्रोग्राम था। तो वहां पर एक रशियन लड़की थी, उसको पता लगा मैं ज्योतिष जानता हूँ, तो शी केम टू मी कि व्हेन आई एम गोइंग टू हैव माय सेकंड चाइल्ड एक्चुअली। तो मैंने कहा, टाइम देखकर बताया कि इस टाइम होने की उम्मीद है। तो इमीडिएटली सी आस्क्ड विद whom? So I was shocked कि how she can say with whom? What do you, I asked her, what do you mean actually? So she said with my husband or with someone else. तो हमें इस प्रश्न का, ये देश का सवाल है कि हम किस देश में या किस पार्ट ऑफ द अर्थ में हम रह रहे हैं, वहां पर तौर तरीके क्या हैं, वहां कस्टम क्या हैं। तो उनके हिसाब से भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक गांव में व्यक्ति के लिए हॉरोस्कोप का इंटरप्रिटेशन दूसरा हो सकता है, एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के लिए दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, अमेरिका में रहने वाले के लिए दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ये कहा कि देश पात्र काल को ध्यान रखते हुए तब आप एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करिए, तभी हम उसका सही रिजल्ट बता पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही बात करना शुरू कर देंगे तो वी विल टोटली रॉन्ग एक्चुअली। तो जैसा एक आपने प्रिंसिपल वो 1/3 वाला रूल बताया है, मैं चाहता हूँ जी मेरे दर्शकों को वो आप बताएं कि 1/3 रूल जो है, पहले तो प्लेनेट की पोजीशन आप कहते हैं जो मेन कुंडली बनती है, उसमें आपके 12 ग्रह में प्लेनेट की पोजीशन क्या है, उससे आप 1/3 शायद रिजल्ट निकालते हैं। और जी शायद उसके बाद वो D1 से लेके जो सब चार्ट्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं, वो शायद सेकंड स्टेज है। और गोचर वो ट्रांजिट कि आज की तारीख में या पर्टिकुलर डेट में जब आपका प्रमोशन होना है या आपका ऑपरेशन होना है, उसका आप उस टाइम में क्या प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, इसको स्टडी करके देखते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या ये सही है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? ना, मैं थोड़ा सा, हमने बिल्कुल सही बात की, और सबको जानकारी के लिए भी जरूरी है कि हम हॉरोस्कोप को देखते कैसे हैं। अब देखिए, जोडियक में 12 साइंस होते हैं, 12 राशियां होती हैं। और ऐसे ही हमारे जो हॉरोस्कोप होता है उसमें 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं। और हर भाव से हम एक लाइफ का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं। तो हम कहते हैं कि हर हाउस के जो है कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं, जो चीजें हम उस हाउस से एग्जामिन करते हैं। और ये जो 12 हाउसेस हैं हमारे, इसके बारे में भी लोगों को बहुत गलतफहमी है कि किससे हमें क्या देखना चाहिए, कौन से हाउस से। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज जस्ट ए लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे फर्स्ट हाउस पे हम, बॉडी हमारी आती है, तो एवरीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी वी सी फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस, वी नीड द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस वंस वी गेट टेक बर्थ इन दिस लाइफ एक्चुअली। तो इस तरह से ये जो 12 हाउसेस हैं, एंड 12 हाउस इज द डेथ एक्चुअली, सेल्वेशन का हाउस है। तो
बर्थ से लेकर डेथ तक की जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, वो हम सब इन 12 हाउसेस से देखते हैं। तो हर हाउसेस के कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमें मैरिज किस हाउस से देखना है, मैरिज के बारे में, तो नेचुरली जो 7th हाउस है, उससे हम मैरिज के बारे में एग्जामिन करते हैं। हमें किसी की प्रोफेशनल लाइफ को एग्जामिन करना है, तो जो 10th हाउस होता है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को इंडिकेट करता है। संतान के बारे में एग्जामिन करना है, तो 5th हाउस होता है, वो संतान के बारे में। कहने का अर्थ यह है कि हर हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं, और हर हाउस से हम लाइफ के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी एसेस एन हाउस, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द हाउस, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट हाउस एक्चुअली। तो उस हाउस को एग्जामिन करने के लिए 3 चीजें हैं जो आपने 1/3 की बात की। सबसे पहले कि उस हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है, और किन प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। ज्योतिष में एस्पेक्ट भी होता है, कभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि हर हाउस के ऊपर कौन से प्लैनेट का प्लेसमेंट है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर जो उस हाउस में एक राशि होती है, उस राशि का स्वामी कौन सा प्लैनेट है, तो कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, उसकी क्या पोजीशन है। तो वो हम देखेंगे हॉरोस्कोप में कि उस जो लॉर्ड है उस राशि का जिसमें वो हाउस है, उसकी क्या पोजीशन है। फिर हर हाउस का एक सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है। सिग्निफिकेटर प्लैनेट मींस कि द प्लैनेट व्हिच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ दैट हाउस। तो उसको भी हम एग्जामिन करते हैं, उसकी पोजीशन भी हम हॉरोस्कोप में देखते हैं। और इन तीनों का वेटेज 1/3 1/3 1/3 है। तीनों को 1/3 मानकर तब हम एक हाउस के बारे में एक असेसमेंट करते हैं कि हाउस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को हम किस मात्रा में पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7th हाउस है, उसके प्लैनेट की पोजीशन देखी, उसका लॉर्ड देखा, उसका कारक देखा, तब हमें पता लगा कि मैरिटल हैप्पीनेस हमें किस क्वांटिटी में मिलेगी या नहीं मिलेगी। 10th हाउस को देखा तो हमें पता लगेगा प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ है उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है एक्चुअली में। तो ये तो हाउस के बारे में असेसमेंट हो गया कि किस हाउस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब दूसरा होता है इवेंट का प्रिडिक्शन, कि हम इवेंट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, संतान कब होगी। तो वो चीज अलग है, उसमें हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने कहा कि हमने हाउस के बारे में असेसमेंट किया, एक तो वो हो गया। सेकेंडली, जो दशा कौन से प्लैनेट की ऑपरेट हो रही है, क्योंकि जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो दशा के दौरान ही मिलते हैं। तो दशा किस प्लैनेट की, दशाएं भी हमारी बहुत सारी हैं, बट जनरली हम लोग विंशोत्तरी दशा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड होती है कि दशा किस प्लैनेट की चल रही है। और तीसरा होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि आज के दिन जो जोडियक में प्लैनेट की पोजीशन है उसका हमारे जो हॉरोस्कोप के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो हम 3 चीजों को अगेन वी गिव द इक्वल वेटेज फॉर मेकिंग एन प्रेडिक्शन अबाउट इवेंट एक्चुअली। एक तो हाउस की पोजीशन, दूसरा उसमें की कौन सी दशा ऑपरेट हो रही है, और तीसरा ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं कि आज के जो दिन जो प्लैनेट की पोजीशन है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। और इनको तीनों को 1/3 1/3 का वेटेज दिया गया, और तीनों को कंबाइंड करके इसमें से अगर 2 चीजें भी फेवरेबल होती हैं हमारे लिए तो इवेंट हो जाती है। 3 चीजें अगर फेवरेबल है तो 100% इवेंट होगी। अगर 2 चीजें फेवरेबल नहीं है तो वो इवेंट नहीं होगी, सिंपल सी बात है। बट दूसरी चीज एक और भी है कि किसी भी हाउस से वी एग्जामिन नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि चौथा भाव है, 4th हाउस से है, उससे हम बहुत सारी चीजें एग्जामिन करते हैं। मान लीजिए कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, बहुत सारी चीजें एग्जामिन करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हाउस आपका बहुत वीक है या बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है विद द मैलेफिक प्लैनेट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना तो हमारे पास माँ का सुख होगा, ना डोमेस्टिक हैप्पीनेस होगी, ना हमारी मकान होगा, ना गाड़ी होगी, ना एजुकेशन होगी, ना प्रोफेशन होगा। इट नेवर हैपेंस एक्चुअली कि एक हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, बिकॉज ईच हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कि अगर एक हाउस भी एफ्लिक्टेड है तो इसके हिसाब से हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पर्पस क्या है कि देयर शुड बी सम मेथड बाय विच वी शुड बी एबल टू एग्जामिन द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे अभी हमने 4th हाउस की बात की, तो माँ का सुख मिलेगा या मकान नहीं होगा या गाड़ी नहीं होगी या एजुकेशन नहीं होगा या प्रोफेशन नहीं होगा या एसेट्स नहीं होंगे, वो हमें एक एक एस्पेक्ट को अलग अलग एग्जामिन हम कर पाए। देयर शुड बी सम मेथड।
और दूसरी चीज ये है कि उस एस्पेक्ट के बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल है उसको हम बता पाए, क्योंकि जो हमारा लग्न चार्ट होता है इट्स ए वेरी जनरल चार्ट, वो एक बहुत जनरल इंडिकेशन देता है, इट कैन नॉट गिव यू द स्पेसिफिक इंडिकेशन। तो उसके लिए जो आपने बात की, हम डिविजनल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और हर लाइफ के एस्पेक्ट के लिए एक हमारा डिविजनल चार्ट होता है विच इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब दो चीजें हैं, कई बार आप देखेंगे कि जो हमारा हॉरोस्कोप है उससे बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हैं, बहुत अच्छे योग होते हैं, बहुत अच्छे राजयोग होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तब हमें ताज्जुब होता है कि हमें तो ये बताया गया कि इतने अच्छे योग हैं, इतने अच्छे प्लैनेट हैं, तो कुछ रिजल्ट मिलने चाहिए। इट इज पॉसिबल कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए वेरी गुड पोजीशन इन द लग्न चार्ट द पर्सन में नॉट हैव एनीथिंग, क्योंकि जो डिविजनल चार्ट होते हैं वो हमारे लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को कंफर्म करते हैं कि जो इंडिकेशन हमें लग्न चार्ट से अवेलेबल है वो वाकई में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सेकेंडली, उस लाइफ के एस्पेक्ट का डिटेल, जैसे मान लीजिए कि संतान के बारे में है, हमने लग्न चार्ट से देखा संतान सुख है लग्न चार्ट के हिसाब से, फिर हमने उसका जो डिविजनल चार्ट है जिसको हम D7 या सप्तांश चार्ट बोलते हैं उसमें कंफर्म किया कि हाँ संतान सुख जो बात हो रही है वो है। अब डिटेल, अब संतान के बारे में 85 डिटेल होते हैं, और आज के टाइम में भी, आज जो हम सोसाइटी इतनी चेंज हो गई है, एक क्वेश्चन हमेशा हर आदमी का होता है, और वो इनवेरिएबली इट इज बीइंग आस्क्ड बाय एवरीवन, आई टेल यू, आई डोंट नो व्हाई। अब अभी तक मुझे रीजन नहीं पता क्यों पूछते हैं कि क्या लड़के का सुख है नहीं है, वेदर देयर इज हैप्पीनेस फ्रॉम द मेल प्रोजेनी और नॉट। आज के दिन भी हर व्यक्ति पूछेगा ये आपसे जो है, और इसका आंसर आप जो है वो लग्न चार्ट से नहीं दे सकते। तो हम सप्तांश चार्ट की मदद लेते हैं, डिविजनल चार्ट की मदद लेते हैं, उससे हम बता सकते हैं देख कर कि लड़के का सुख है या नहीं है। सेकेंडली, कब होगी संतान, वो भी हम नहीं बता सकते। और फिर एट ए टाइम सेक्स क्या होगा संतान का, मेल होगा फीमेल होगा, वो भी हम डिविजनल चार्ट के द्वारा बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि संतान अगर नहीं भी है या देरी से हो रही है तो वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग ए चाइल्ड, तो वो भी हम उससे बता सकते हैं। फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है हस्बैंड या वाइफ में जिसकी वजह से संतान होने में देरी हो रही है, वो भी हम बता सकते हैं। और आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सब कुछ ठीक है, आपको लगेगा हॉरोस्कोप तो बिल्कुल अच्छा है, डिविजनल चार्ट भी बहुत अच्छा है, लग्न चार्ट भी बहुत अच्छा है, फिर भी संतान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एक्चुअली। तो हमें वो भी पता लग जाता है सप्तांश चार्ट देखकर कि वेदर हस्बैंड डजंट वांट टू हैव और वेदर वाइफ डजंट वांट टू हैव एक्चुअली, तो हम वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ योग होते हैं जो सिर्फ डिविजनल चार्ट में ही होते हैं कि वेदर देयर इज ए डिनायल ऑफ मदरहुड टू ए फीमेल, कि कोई फीमेल मां नहीं बन सकती। तो अगर ऐसा भी कोई योग है तो नेचुरली वी कैन सजेस्ट सम अल्टरनेट मींस लाइक सरोगेसी या जो भी मतलब पॉसिबल है। तो बहुत सारी जो डिटेल हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से डिविजनल चार्ट की हेल्प लेकर उसको जान सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि डिविजनल चार्ट के बिना हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते एक्चुअली में। पर डिविजनल चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले तो इसलिए कि जो लग्न चार्ट में इंडिकेशन है वो वाकई में ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसको हम कंफर्म करते हैं, और सेकेंडली उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में कोई भी जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है उसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। दैट इज द यूज ऑफ डिविजनल चार्ट्स। अच्छा जैन साहब, आप सीधे पंचांग की ओर आते हैं, पंचांग के हम्म। 5 एलिमेंट की ओर आते हैं। जी। और मैं थोड़ा-सा देख रहा था कि चलिए तिथि की बात समझ में आ गई, वार की बात भी समझ में आ गई, मगर जो योग की बात है, नक्षत्र की बात भी समझ में आ गई। मगर योग की हम्म। बात है तो योग में मैं देख रहा था कि 27 योग होते हैं शायद, और 27 के बिल्कुल। 27 शायद पॉजिटिव योग होते हैं, जबकि हमने आपके माध्यम से ही जाना है कि बहुत सारे योग नेगेटिव भी होते हैं और तरह-तरह के होते हैं। तो पंचांग वाले योग और उन योग में क्या फ़र्क है? और इन योग की कोई लिस्ट आप शेयर कर पाएँ, और किसके पास कौन-सा योग होगा, उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा-सा? हाँ, सुधीर जी आपका प्रश्न मतलब बिल्कुल मतलब ठीक है। पहली चीज तो ये जो आपने योग की बात की, एक तो पंचांग के योग की बात और जन्मपत्री के योग की बात।
ये आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। जब हम पंचांग की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, मैंने कहा, राइट। और योग में 27 योग होते हैं, एंड योग इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, कि जब भी सन और मून का कंबाइंड मूवमेंट 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है तो एक योग पूरा होता है। और उन 27 योग में आपने कहा कि सारे के सारे शुभ होते नहीं है, गलत है बिल्कुल। 27 योग में जो 8 योग हैं वो अशुभ हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। अतिगंड है, सूल है, गंड है, व्याघात है, व्यातिपात है, परिधि है, इंद्र है, वैधृति है। ये अशुभ योग है। और अशुभ योग का मतलब, जैसे मैंने कहा कि तिथि कुछ शुभ हैं, अशुभ हैं, नक्षत्र कुछ शुभ हैं, अशुभ हैं, योग कुछ शुभ हैं, अशुभ हैं, करण कुछ शुभ हैं, अशुभ हैं, डे कुछ शुभ हैं या अशुभ हैं। तो ये सिर्फ मुहूर्त देखने के लिए इस हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा टाइम हमारे लिए शुभ है, जो कि पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आप बात कर रहे हैं योगों की, वो हॉरोस्कोप में योग जो होते हैं, योग दैट मीन्स कि पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ प्लैनेट और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स, तो उसको हम योग कहते हैं। कि वो राजयोग हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेगेटिव योग भी बहुत सारे हैं। सकट योग है, कालसर्प योग है, विष योग है, केमद्रुम योग है, और ये क्या कहते हैं, गुरु चांडाल योग है, ये नेगेटिव है। और कई योग जो है वो पॉजिटिव है। तो ये योग और वो जो आप पंचांग के योग की बात करें, दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, वी कांट कंबाइन देम। नाम एक है बट उनका जो रेफरेंस है, मतलब है, वो बिल्कुल अलग अलग है एक्चुअली में। तो इसलिए जब हम पंचांग के योग की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 5 चीजें हैं, 5 एलिमेंट हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो योग भी 27 होते हैं, उसमें से कुछ योग शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। ऐसे ही हर चीज, तिथि, वार, नक्षत्र, शुभ अशुभ होते हैं। तो व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट कि फॉर ए पर्टिकुलर थिंग कि विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स, तो उसको हम मुहूर्त कहते हैं। उसका हमारा जन्म पत्री से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो हम चीज करते हैं, मुहूर्त या किसी भी चीज के लिए जब हमें शुभ समय की तलाश होती है, तब हम उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बट जो योग आप जन्म पत्री के योग की बात कर रहे हैं, दैट इज मेंट फॉर द प्रिडिक्टिंग ए पर्टिकुलर इवेंट इन द हॉरोस्कोप, कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट की क्या पोजीशन है। और वो योग भी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। जैन साहब थोड़ा करण के बारे में बताइए। 2-2 करण होते हैं एक दिन में। करण का क्या बिल्कुल। स्वरूप होता है? मैं थोड़ा सा पहले एक तिथि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तिथि और आप समझ लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। अपने हिसाब से और बताइए। जी हाँ। और तिथि मतलब जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत ब्यूटीफुल कैलेंडर है, और हम इसका डे इन एंड डे आउट इस्तेमाल करते हैं। इनवेरिएबली हर व्यक्ति सुबह से शाम तक उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है उस कैलेंडर के बारे में, जो उसकी कैलेंडर का जो साइंटिफिकनेस है वो किसी को नहीं मालूम एक्चुअली में। और हम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है, यही पता नहीं चलता कि हम उसको आज मनाएं या कल मनाएं। और हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, फिर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफी काम किया है लूनर कैलेंडर के ऊपर जो है, कि जिससे सबको थोड़ा सा एक नॉलेज हो इसके बारे में जो है। और क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना ही है, डे इन एंड डे आउट एक्चुअली। जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे मुहूर्त हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर एक्चुअली। 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, एक सोलर कैलेंडर होता है, एक लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर इज वेरी सिंपल कैलेंडर, कि जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है एक राशि से दूसरी राशि में, वैसे ही महीने चेंज होते रहते हैं। और जैसे ही सन जब मेष राशि में एंटर होता है, या 0 डिग्री ऑफ द जोडियक एंटर करता है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू ईयर एक्चुअली। साल में 12 राशियां हैं, और सन का जो मूवमेंट है एक राशि में एक महीने में होता है। तो बिल्कुल दिस कैलेंडर कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उसके हिसाब से जो नए साल की शुरुआत होती है सोलर कैलेंडर में, वो करीब 15 अप्रैल को शुरू होता है। अब जो हमारे फेस्टिवल हैं या हमारे जो मुहूर्त हैं, वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से होते हैं एक्चुअली में। तो लूनर कैलेंडर क्या है, पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मैंने कहा कि जो सोलर कैलेंडर है, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन इन द जोडियक। लेकिन जो लूनर कैलेंडर है, दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून इन द जोडियक।
सन और मून का जब जोडियक में आपस में जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर ये कैलेंडर बेस्ड है एक्चुअली में। अर्थ ये होता है कि जब सन और मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं तब महीने की शुरुआत होती है, और जब सन और मून दोबारा से उसी पोजीशन में आते हैं तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन ल्यूनर मंथ। आपने देखा होगा कि जो महीने की शुरुआत होती है पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा को हम फुल मून कहते हैं, और पूर्णिमा का अर्थ ज्योतिष में होता है जब सन और मून का आपस का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जब दोबारा से पूर्णिमा आती है तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन ल्यूनर मंथ एक्चुअली। और इसमें होता क्या है बीच में कि जब पूर्णिमा के दिन महीने की शुरुआत हुई उस समय हम पूरा चंद्रमा देखते हैं, धीरे धीरे चंद्रमा का साइज कम होने लगता है, और एक दिन आता है कि जब चंद्रमा का साइज सबसे कम हो जाता है तो उसको हम न्यू मून कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। एंड इन एस्ट्रोलॉजी दैट मीन्स कि सन एंड मून दे आर टुगेदर, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून इज 0 डिग्री एक्चुअली। फिर अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है सन और मून के बीच में, और फिर पूर्णिमा के दिन जब डिस्टेंस 180 डिग्री हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो महीना है वो खत्म हो गया, एक लूनर मंथ जो है वो पूरा हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि सन तो एक राशि में 30 दिन भी रहता है, 31 दिन भी रहता है, लेकिन ये जो लूनर कैलेंडर है वो एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के दौरान का जो ड्यूरेशन है, दिस इज नाइदर 30 डेज नॉट 31 डेज, it is always 29.5 days, and to be exact it is 29.5306 days। 29.5 दिन का होता है, 29.5 दिन का एक लूनर मंथ, 30 का भी नहीं होता, 31। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली, कि ये जो लूनर मंथ है वो 29.5 दिन का होता है। अब महीने में हमने देखा कि दो पक्ष हैं, दो फोर्टनाइट हैं, पहला पूर्णिमा से अमावस्या और दूसरा अमावस्या से फिर पूर्णिमा। तो पहला जो पक्ष होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक, व्हेन द मून इज गेटिंग डार्कर वी कॉल इट ए कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष जो होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, व्हेन द मून इज गेटिंग ब्राइटर वी कॉल इट ए शुक्ल पक्ष। तो दो पक्ष हो गए एक लूनर मंथ में, पहला कृष्ण पक्ष हुआ और दूसरा शुक्ल पक्ष हुआ। अब प्रश्न ये होता है कि इन दोनों पक्षों को हम 15-15 डेट्स में, 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। जो हम तिथि की बात कर रहे हैं कि इन दोनों पक्षों को हम 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करें हम इसको जो है, तो ऐसा नहीं कि बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक, कि जब हमने इस कैलेंडर का जो बेसिस है दैट इज द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, कि जब पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में सन और मून का जो रिलेटिव मूवमेंट होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे ही पूर्णिमा से अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया कि इस 180 डिग्री को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर, अगर जब हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 12 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सन और मून का आपस का मूवमेंट 12 डिग्री होगा, या सन या मून का मूवमेंट 12 डिग्री से वेरी करेगा, तब हमारी एक तिथि पूरी होती है। एक तिथि पूरी होती है, जैसे पूर्णिमा के दिन 180 है, उससे जो पहली तिथि होगा 168 हो जाएगा, फिर 156 होगा, फिर 144 होगा। तो जैसे जैसे सन और मून का डिस्टेंस आपस में 12 डिग्री से वेरी करता है वैसे ही हमारी एक तिथि समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो दिन है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या हिंदू धर्म में, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम द मिडनाइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सनराइज टाइम, सनराइज टाइम। और जो तिथियों का ड्यूरेशन है इट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज लेफ्ट टू द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स कि कौन सी तिथि कब शुरू होगी कब खत्म होगी। कोई भी तिथि अभी सुबह 7 बजे भी शुरू हो सकती है, दिन में 10 बजे भी, रात को 12 बजे भी, 4 बजे भी, कभी भी हम उस तिथि की शुरुआत हो सकती है। तो नेचुरली अब एक लेमैन क्या करेगा, वो तो पंचांग लेके घूम नहीं सकता आपको, एंड ही इज नॉट कंसर्न विद योर कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। तो एक प्रिंसिपल बनाया गया कि नेचुरली पंचांग में या कैलेंडर में तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि आज कौन सी तिथि है। तो उसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया कि सनराइज के टाइम जो भी तिथि प्रिवेल करती है उस तिथि को पंचांग में उस दिन की तिथि दिखाया जाए। सनराइज के टाइम जो भी तिथि प्रिवेल करती है उस तिथि को उस दिन की पंचांग में तिथि दिखाया जाएगा, भले ही वो तिथि सनराइज के 1 मिनट के बाद खत्म हो रही हो, सनराइज के 1 मिनट के बाद
खत्म हो रही हो। अब मान लीजिए कि अब शुरुआत इसी से होती है कि मान लीजिए दीपावली है, हम कहते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाए, और हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पूजन हम शाम को करते हैं, शाम को करते हैं। तो मान लीजिए हमने पंचांग से देखा या लेमैन ने पंचांग में देखा कि आज अमावस्या है, तो वो तो कहेगा कि आई विल गो बाय द पंचांग, आई विल गो बाय द कैलेंडर, हेल्प विद योर कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली। तो वो कहेगा कि आज पंचांग में, आज मेरे कैलेंडर में तो अमावस्या दिखाई हुई है, तो मैं तो आज दिवाली मनाऊंगा। लेकिन जो हम जानते हैं जो लोग, हमें ये देखना पड़ेगा शाम को अमावस्या है या नहीं है। हो सकता है कि उस दिन सनराइज के टाइम अमावस्या रही होगी, दिन में 10 बजे खत्म हो गई, तो अमावस्या तो पहले दिन थी, तो हमें पहले दिन मनानी चाहिए। तो इस कारण जो है ये एक प्रॉब्लम आती है हर फेस्टिवल में। आप कोई भी फेस्टिवल होगा, आप देखिए कि आज मनाएं या कल, तो उसका रीजन ये नहीं है कि हमारा कैलेंडर खराब है, उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दिस कैलेंडर। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूंगा कि ज्योतिषियों की सलाह लें, और ज्योतिष जिस समय कहते हैं उसी टाइम मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैलेंडर में से तिथि देखेंगे तो उससे हम जो साहब ऐसा है, पंचांग के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम्म है, पूरा कवर कर दें, चाहे डिटेल में तो ना बताएं, मगर यह है हम्म कि पंचांग और वो बता दें जिससे कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप कुछ चीजें तो बिल्कुल एफर्टलेसली पता लगा सकते हैं, कुछ चीजों में हम्म समस्या आती है, ज्यादा है हाँ, मैं थोड़ा सा एक समस्या आती तिथि के है, बारे में आप बताकर। उसका नाम बता दीजिए, और जो आसानी से आदमी कैच कर सकता है वो बता दीजिए, और थोड़ा बिल्कुल, तो एक, बता हाँ, दीजिए। मैं तिथि के बारे में बता रहा था क्योंकि वो हम सभी लोग कंसर्न हैं उससे, और डेली हम लोगों के फेस्टिवल कुछ ना कुछ होते हैं, उसमें हमेशा ये बाधा आती है, समस्या आती है कि हम कब मनाएं। तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी तो बाकी चीजों को तो हम बहुत थोड़े थोड़े रूप में समझा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये डिसीजन हुआ कि जो सनराइज के टाइम तिथि प्रिवेल करती है वो उस दिन की तिथि दिखाई जाएगी, और इसीलिए हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि आज मनाएं या कल मनाएं। तो हम पंचांग का इस्तेमाल करके या किसी भी ज्योतिष की सलाह लेकर ये डिसाइड कर सकते हैं। एंड काइंडली डोंट गो बाय द तिथि इंडिकेटेड इन द पंचांग। इसके अलावा फिर तिथि वृद्धि, तिथि क्षय के कंसेप्ट आते हैं, उसके बारे में भी हमारी बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। और कभी कभी हम पंडितों के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तिथि वृद्धि हो गई, तिथि क्षय हो गई। आप मुझे बताइए कि जब तिथि का जो नियम है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, तो तिथि ना तो कभी वृद्धि हो सकती है ना ही कभी कम हो सकती है, वो तो इम्पॉसिबल है, प्लैनेट तो कंटिन्यू टू मूव एक्चुअली। तो उसका सिर्फ जो तिथि वृद्धि क्षय का इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि मैंने कहा कि सनराइज के टाइम जो तिथि होती है, कभी कभी तिथि का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होता है कि वो सनराइज के बाद शुरू होती है और नेक्स्ट सनराइज से पहले खत्म हो जाती है, तो वो तिथि पंचांग में दिखाई नहीं जाती, तो हम सोचते हैं कि तिथि वो गायब हो गई। तिथि गायब नहीं हो गई, we got the entire day after sunrise to the before sunrise, next sunrise actually। ऐसे ही तिथि वृद्धि का कंसेप्ट है, तिथि का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा है, सन मून का मूवमेंट इस तरह से है कि तिथि का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, सनराइज से जस्ट पहले शुरू हुई और नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद तक रही, तो हम दोनों दिन उस तिथि को दिखाएंगे कैलेंडर में, तो वो तिथि वृद्धि का कंसेप्ट है। तो दिस इज नथिंग टू डू विद शुभ एंड अशुभ, दिस इज जस्ट बिकॉज दैट प्रिंसिपल की जो सनराइज के टाइम तिथि होती है हम उसको दिखाते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी जो फेस्टिवल है हमारे ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं, और ल्यूनर मंथ सॉरी 29.5 डेज का होता है, जबकि अगर हम ल्यूनर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ल्यूनर ईयर इज 354 डेज, जबकि सोलर ईयर इज 365 डेज। तो दोनों में कितने दिन का डिफरेंस हो गया, एक साल में 11 दिन का। तो जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं आप देखेंगे, जैसे दीपावली 15 नवंबर को हुई, अगली बार 4 नवंबर को हुई, अगली बार अक्टूबर में आ गई, जो है हर साल 11-11 दिन का अंतर आता रहता है। बट इस अंतर जो 2.5-3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है, तो वी हैव ए वंडरफुल सिस्टम कि जस्ट टू एडजस्ट दिस टू कैलेंडर्स वी एड एन एडिशनल मंथ इन द ल्यूनर ईयर एक्चुअली। तो उस साल जो ल्यूनर ईयर में 12 महीने नहीं होते, 13 महीने होते हैं, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और इसके बारे में भी बहुत बहुत गलत गलत धारणाएं फैला दी कि मल मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है तो बहुत अशुभ है, इसमें कोई शुभ काम मत करिए। अब बताइए मुझे कि दिस इज जस्ट ए वे टू एडजस्ट द टू कैलेंडर्स,
कि दोबारा से हम फिर फेस्टिवल को वापस उसी डेट पर ले आते हैं। अब देखिए 2020 में एक अधिक मास ऐड किया था। उस बार दीपावली 15 की थी, 21 में 4 नवंबर को हुई, 22 में हमने देखा अक्टूबर में हुई। अब फिर 2023 में जुलाई के महीने में, जिसको हम श्रावण महीना कहते हैं, इस बार फिर 2 होंगे और फिर हम देखेंगे दीपावली फिर वही 15 नवंबर के आसपास आ जाएगी। तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ 2 कैलेंडर को एडजस्ट करने का सिस्टम है। अधिक मास हम ऐड करते हैं, हर तीसरे साल ऐड करते हैं। ऐसे ही मास ही ऐड नहीं करना, एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें 1 महीना कम करना पड़ता है लूनर कैलेंडर, उसको हम मास 6 बोलते हैं। बट दैट इज नॉट ए रेगुलर फीचर, दैट इज ए रेयर फीचर विच कम्स आइदर आफ्टर 19 ईयर्स और 141 ईयर्स, जब हमें 1 महीना कम भी करना पड़ता है। इसके भी प्रिंसिपल है कि कौन सा महीना हमें अधिक करना है, कौन सा महीना कम करना है। और मैं इसकी जो बेसिक जो ब्यूटी बताना चाह रहा था इस कैलेंडर की, इन सब के बावजूद भी महीना ऐड भी किया, कम भी किया, इतने सारे करेक्शन भी किए, द ब्यूटी इज कि जो महीने का नाम है, जैसे वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, जो महीने के नाम होते हैं, उस समय जब महीना शुरू होता है वो ही नक्षत्र होगा जिस महीने की, जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलेंडर, कि इतना एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी, जैसे वैशाख का महीना है, वैशाख का महीना जब शुरू होगा तो विशाखा नक्षत्री होगा, ज्येष्ठ महीना जब शुरू होगा तो ज्येष्ठ नक्षत्री होगा। आप बताइए मुझे कि किसने दिमाग लगाया होगा सच एन इंटेलिजेंट थिंग कि इस तरह का कैलेंडर बनाना। तो एनीवे, ये तिथियों की बात हो गई। अब जो आपने कहा कि शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में, अब इन तिथियों को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक नंदा तिथि कहते हैं, एक भद्रा तिथि कहते हैं, एक जया तिथि कहते हैं, एक रिक्ता तिथि कहते हैं, एक पूर्णा तिथि कहते हैं। और हर तिथि जो है एक पर्टिकुलर काम के लिए सुटेबल होती है। जैसे जो नंदा तिथि है वो पहली, छठी और 11वीं तिथि, उनको हम नंदा तिथि कहते हैं, दोनों पक्षों की। भद्रा तिथि कहते हैं कि 2, 7, 12 तिथियां जो होती हैं। जया तिथि कहते हैं जो 3, 8, 13 तिथि होती हैं। रिक्ता कहते हैं 4, 9, 14 होती हैं। और पूर्णा कहते हैं 5, 10, 15 तिथियां होती हैं। तो उनके नाम के हिसाब से नंदा मीन्स की इट इंडिकेट्स प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, जो भी आप काम करेंगे उस काम के लिए वो शुभ है। तो नंदा तिथि बहुत शुभ होती है। अब भद्रा तिथि है, भद्रा तिथि बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते, तो इसलिए हम ऑर्डिनरी टाइप के काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो हमारे लिए शुभ काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो हम नहीं करते उस भद्रा तिथि के दौरान। फिर जया तिथि होती है 3, 8, 13। जया मीन्स की विक्ट्री, एडवांसमेंट, कि जब हमें कोई भी काम करना है जहां पर हमारा जीतना जरूरी है, तो वो काम हम जया तिथि में कर सकते हैं। फिर है रिक्ता, रिक्ता माने रिक्त, रिक्त मीन्स की जो यूजलेस तिथि है, जिसमें हम कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए, तो धर्म का काम है, फास्टिंग है, उस टाइप के काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन और काम हम नहीं कर सकते। फिर है पूर्णा तिथि। और पूर्णा का अर्थ होता है कि हमारा जो काम, हम जो भी हमने करेंगे उस दिन वो पूरा होगा, वर्क विल गेट completed, will get prosperity in that work actually। तो ये डिपेंडिंग ऑन द वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू, वी सेलेक्ट ए पर्टिकुलर तिथि कि हम इस तिथि को ये काम कर सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी में हमने तिथियों को डिवाइड किया, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो ये तो तिथि के बारे में हो गया। फिर वार की बात की कि वार देखना है कि कौन सा वार किस काम के लिए सुटेबल है। अभी आपने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन का एक प्लैनेट लॉर्ड होता है। जैसे संडे का सन होता है, मंडे का मून होता है, मंगल का मार्स होता है, बुध का मरकरी होता है, बृहस्पति का जुपिटर होता है, शुक्र का वीनस होता है, और शनिवार का सैटर्न जो है उसका लॉर्ड होता है। और हर प्लैनेट जो है एक पर्टिकुलर काम के लिए सुटेबल होता है। जैसे मान ली संडे का दिन है, संडे का जो इस रूल्ड बाय द प्लैनेट सन, तो सन से कनेक्टेड कोई भी काम है, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, हमें कोई नई सर्विस ज्वाइन करनी है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, किसी मिनिस्टर को ओथ लेनी है, तो वो संडे के दिन हम कर सकते हैं। ऐसे ही मून है, मून का, मंडे का जो लॉर्ड है मून है, तो मून से कनेक्टेड मतलब कोई भी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड काम हो, कोई भी लिक्विड से कनेक्टेड काम हो, कोई सिल्वर वेयर से कनेक्टेड काम हो, कोई हमें नए कपड़े पहनने हैं, नई ज्वेलरी पहननी है, तो हम मंडे के दिन कर सकते हैं। मार्स का, मंगल का जो लॉर्ड है वो मार्स है, तो मार्स से कनेक्टेड मतलब कोई सर्जरी कराना है, कोई एक्सरसाइज करना है, कोई गेम खेलना है, कोई कंपटीशन होना है, कोई आर्गुमेंट करने हैं हमें कोर्ट में, कोई डिबेट में भाग लेना है, तो हम
मंगल के दिन कर सकते हैं जिसका कि लॉर्ड मार्स होता है। ऐसे बुधवार का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी जो प्लैनेट ऑफ नॉलेज एक्चुअली, कोई भी लिटरेरी टाइप का वर्क हो, एजुकेशन हो, राइटिंग हो, पब्लिशिंग हो, पीआर एक्टिविटी हो, वो हम बुधवार के दिन कर सकते हैं। फिर जुपिटर या बृहस्पति का लॉर्ड जुपिटर होता है, एंड जुपिटर यू नो इज अ प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कोई मैरिज करना हो, कोई चैरिटी करनी हो, हमें नए वाहन खरीदने हो, कोई और भी कोई शुभ काम करना हो, तो हम बिना देखे हुए हम जुपिटर बृहस्पति के दिन कर सकते हैं। फिर शुक्रवार फ्राइडे, उसका लॉर्ड वीनस है। तो वीनस मतलब हमारा एक इस प्लैनेट ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इन द लाइफ एक्चुअली। तो जो भी हमारा कोई भी काम हो, म्यूजिक हो, सेलिब्रेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, मैरिज हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, तो वो हम सब फ्राइडे के दिन या जिसका लॉर्ड वीनस है हम कर सकते हैं। ऐसे ही शनि है। शनिवार का जो लॉर्ड है वो शनि है। हमें गृह प्रवेश करना हो, इट्स वेरी गुड डे फॉर दिस हाउस वार्मिंग एक्चुअली। कोई हमें सर्विस से रिलेटेड कोई काम करना हो, कोई मशीनरी खरीदनी हो, कोई एग्रीकल्चर से कनेक्टेड कोई काम करना हो, तो वो हम शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो कोई दिन शुभ अशुभ नहीं होता, एक पर्टिकुलर काम के लिए शुभ होता है, एक पर्टिकुलर काम के लिए अशुभ होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डे वी कैन सेलेक्ट कि हम किस टाइप का काम करने जा रहे हैं या कौन सा काम हमारे लिए सुटेबल होगा। ऐसे ही फिर नक्षत्र है। नक्षत्र को भी हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे कुछ नक्षत्र होते हैं ध्रुव नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र होते हैं। तो नाम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ध्रुव मतलब स्थिर टाइप के काम होते हैं। स्थिर टाइप के काम क्या होंगे? हमें मकान बनाना है, हम चाहते हैं कि हमने नया मकान बनाया उसमें हम आराम से रहें, तो स्थिर प्रकृति के काम हम उन नक्षत्रों में कर सकते हैं। फिर होता है चर नक्षत्र होते हैं। तो चर नक्षत्र का मतलब जो हमें मूव करता रहना हो, जैसे हमें कोई ट्रैवल करना हो, ट्रैवल करने में कोई बाधा ना आए, कोई हमें गाड़ी खरीदनी है, कोई गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो वो हम चर नक्षत्र में कर सकते हैं। फिर एक मिश्र नक्षत्र होते हैं, सामान्य नक्षत्र हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम नॉर्मल टाइप की चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम कर सकते हैं। फिर एक लघु नक्षत्र होते हैं जिसको हम विप्र नक्षत्र भी कहते हैं। तो उसमें भी हम कुछ टाइप के काम है, कोई नया हमें बिजनेस शुरू करना है, हमें कोई फ्रेंडशिप करनी है, कोई शादी करनी है, तो हम उसमें कर सकते हैं। फिर एक होता है कि मृदु नक्षत्र जिसको हम मित्र नक्षत्र भी कहते हैं। कोई फ्रेंडशिप है, सिंगिंग है, डांसिंग है, एंटरटेनमेंट है, उस टाइप के काम उसमें कर सकते हैं। फिर होता है उग्र टाइप के नक्षत्र, मतलब जो क्रूअल टाइप के जो नेचर के वर्क होते हैं, किसी को हमें आर्म्स का इस्तेमाल करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो हम उन नक्षत्रों में कर सकते हैं। ऐसे ही एक दारुण नक्षत्र होता है जिसको हम तीक्ष्ण नक्षत्र कहते हैं। कोई ब्लैक मैजिक का काम है वो हम उसमें कर सकते हैं। फिर मैंने कहा योग होते हैं, 27 योग होते हैं। कुछ अशुभ है, कुछ शुभ है। तो शुभ काम हम शुभ योग में कर सकते हैं और अशुभ योग को हम अवॉइड करेंगे। ऐसे ही अब करण जो आप बात कर रहे थे, करण जो है बेसिकली दैट इज द हाफ पार्ट ऑफ तिथि, तिथि का आधा हिस्सा। अब जैसे मैंने कहा कि तिथि एक महीने में 30 होती है, 15 कृष्ण पक्ष में और 15 शुक्ल पक्ष में। और ये करण जो है वो तिथि का आधा हिस्सा है। इसका मतलब एक महीने में कितने करण होंगे? 60 करण, 60 करण होंगे। और करण का भी जो प्रिंसिपल है, मैंने कहा कि तिथि का जो प्रिंसिपल है कि सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट, और जैसे जैसे सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट 12 डिग्री से वेरी करता है, एक तिथि हमारी पूरी हो जाती है। और करण का जहां तक सवाल है कि हम तिथि को नहीं, कि तो उसको टाइम को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, उसको भी हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट 6 डिग्री से वेरी करेगा, 6 डिग्री, हमारा एक करण जो है पूरा हो जाएगा। अब करण जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक रिकरिंग जो कि बार बार रिपीट होते हैं महीने में, एक होता है नॉन रिकरिंग जो महीने में एक बार आते हैं। अब जो रिकरिंग करण है बेसिकली वो 7 होते हैं जिनके नाम हैं बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज और विष्टि। और विष्टि करण को हम भद्रा करण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पंचांग में जनरली जो है वो भद्रा का ही इस्तेमाल होता है। एक होता है नॉन रिकरिंग करण जो 4 हैं बेसिकली, शकुनी है, चतुष्पाद है, नाग है और किस्तुम है। अब इसमें से जो 4 तो जो हमारे नॉन रिकरिंग वाले हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुम। और जो रिकरिंग है उसमें से एक विष्टिकरण जिसको हम भद्राकरण भी कहते हैं। ये 5 अशुभ हैं और बाकी सभी करण जो है वो शुभ हैं।
तो इनको 5 को हम अवॉइड करके अगर कोई भी हमें काम करना है तो उसमें से हम जो भी शुभ करण उसमें से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा अगर पंचांग पढ़ते हैं कोई भी कि बार-बार उसमें लिखा रहता है कि भद्राकरण इस समय से इस समय तक, और भद्रा इज नथिंग बट द विष्टिकरण। विष्टि का ही दूसरा जो नाम है वो भद्रा है। और ये जो रिकरिंग करण होते हैं वो महीने में 8 बार रिपीट होते हैं। तो आप देखेंगे पंचांग में 1 महीने में 8 बार भद्राकरण आता है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो करीब-करीब 12 घंटे का होता है। तो भद्राकरण और जो नॉन रिकरिंग 4 करण हैं, ये अशुभ माने गए और बाकी सभी करण जो है शुभ माने गए। तो इन 5 चीज़ों का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो दैट वी ट्राई टू सेलेक्ट टू फाइंड आउट अ सूटेबल मुहूर्त। तो परफेक्ट तो हर आइडियल कंडीशन तो कहीं नहीं होती, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिलता है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हम एक्चुअल मुहूर्त निकालने वाली बात है, बट ज्योतिष में इसके शॉर्टकट भी बताए गए। जैसे आपने सुना भी होगा होरा होता है, 1 घंटे का होता है, विच इज रूल्ड बाय ए सर्टेन प्लैनेट। एक चौघड़िया मुहूर्त भी होता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हमें कोई इमरजेंसी में काम करना है, हम वेट नहीं कर सकते सुटेबल मुहूर्त के लिए जो है, तब हम जो है उन शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो रेलिवेंट, दे आर ऑल्सो एक्यूरेट टू सम एक्सटेंट। जब हम इमरजेंसी में हमें कोई काम करना है तब हम उन शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करते हैं मुहूर्त के लिए जो है। तो ये हमारा बेसिकली पंचांग है। मेरे ध्यान में 2 एक सवाल आ रहे हैं, अगर आपके हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उत्सुकताएं बिल्कुल। पूरी हो गई हो तो मैं पूछूं। बिल्कुल पूछिए। जैन साहब, ये जी हम तो साउथ में रहते हैं जी और यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले चाहे बाहर जा रहे हो कर रहे हो तो देखते हैं कि राहु कालम है। तो बिल्कुल। मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि एक समय है वो सबके लिए सेम है। बेंगलोर में 2 करोड़ पॉपुलेशन है और राहु कालम ये है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सब अलग अलग राशि के लोग हैं, सबके लिए वही पीरियड अशुभ कैसे हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आपने कहा कि हर जगह समय एक होता है राहु काल का। दैट इज टोटली रॉन्ग। नहीं, जैसे बेंगलोर का। हाँ, बेंगलोर का एक होगा बिल्कुल जो है। और राहु तो काल जो लेकिन है बेंगलोर वो, में तो बहुत सारे हाँ लोग रहते हैं, सबका देखिए, कैसे? कुछ कुछ चीजें जो हैं वो ज्योतिष में एरिया स्पेसिफिक होती हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ चीजों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे जो मनीषी हैं उन्होंने देखा होगा कि साउथ के एरिया में, कोई नॉर्थ इंडिया में नहीं मानता कोई राहु काल है। हाँ, तो यही मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, तो हो सकता है कि उस एरिया में उसका कुछ स्पेसिफिक प्रभाव पड़ता हो। कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द डे, 1/8 ऑफ द डे इज रूल्ड बाय द प्लैनेट राहु। तो हमें उसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। एंड साउथ इंडिया दे आर वेरी पर्टिकुलर, उसमें वो अच्छा, और साइन भी ये नहीं समय करते। डेली बदलता है? मंडे को कुछ और है, ट्यूसडे बिल्कुल। को कुछ और हाँ, है। देखिए उसका सिस्टम है कि हम सनराइज से सनसेट का जो टाइम होता है, हम्म। सनराइज से सनसेट का, उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 8 पार्ट में। और ये जो नॉर्मली जो लेमैन यूज करता है राहु काल को, वो 1.5 घंटे का मानता है। हाँ जी, एंड हाँ। 1.5 घंटे का जो टाइम है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट सनराइज इज एट 6 o'clock एंड सनसेट इज एट 6 o'clock। हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है 12 घंटे का है। तो हर 1.5 घंटे का एक 8वां पार्ट हो गया। तो उसके बेसिस पर है। सम टाइम देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इवन 45 मिनट्स एक्चुअली। जब हम हम्म। सनराइज और सनसेट का टाइम निकालते हैं उसको हम हम्म। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो पहला पार्ट होता है दैट इज नॉट रूल्ड बाय any planet actually, not ruled by Rahu actually, but it starts from the second part of the day। इसलिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक सनराइज 6 बजे हमने माना, तो 6 to 7:30 is not ruled by Rahu on any day। And on Monday it is the first portion that is from 7:30 to 9। So that's why you might have seen the people in South India, they feel very happy on Monday, because by the time they go to the work, the Rahu Kal is already over actually। या दैट्स राइट। बट हाँ, इसमें और फिर मेरे को जो मतलब दिक्कत जैसे समझ में आती है कि अब आदमी जहाँ रहने लगता है वहाँ की जो मान्यताएं उन्हें धीरे धीरे मानने भी लगता है। बिल्कुल नहीं एक होता भी है, नॉर्मल ह्यूमन करना भी टेंडेंसी चाहिए है। क्योंकि लेकिन कुछ हाँ, लेकिन कुछ चीजें मुश्किल ये है। एरिया स्पेसिफिक है। हाँ। हाँ, ये ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को बाहर जाना है, फ्लाइट लेनी है, हम्म दिन जो है जिसके काम से हम जा रहे हैं उसने तय किया है, और फ्लाइट जो है कब टिकट सस्ती है वो वाली टाइम में फ्लाइट में जाते हैं। अब वो राहु कालम है या नहीं है, तो इसमें विरोधाभास है। तो क्या नहीं, किया जाए आई इसमें? डोंट आई डोंट थिंक कि वी शुड गो टू दैट एक्सटेंट एक्चुअली। हम कोई भी, जैसे मान लो कोई अच्छा काम है बाई चांस, जैसे हमको शादी करना हो या कहीं हाँ, कोई हाँ, हाँ। गाड़ी खरीदनी हो, उन चीजों के लिए वो तो ठीक उसके है लिए जो देखिए इमरजेंसी। रूटीन काम के लिए देखने की आवश्यकता हाँ, नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, रूटीन क्योंकि वो काम के संभव नहीं लिए, है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है रूटीन काम कि के लिए ज्योतिष कहता भी नहीं है कि आप रूटीन काम हाँ के लिए हाँ, आप टाइम चेक करो। राइट दैट इज राइट ओनली राइट, फॉर द ऑस्पिशियस टाइम्स, ओके, ऑस्पिशियस वेरी थिंग्स गुड, एक्चुअली। एटलीस्ट मेरा ये एक शंका थोड़ा निराकरण हुआ। एक या दूसरा चीज मेरी जहन में जो आता है वो जन्म पत्री मिलान से संबंधित है। जी आजकल क्या होता है कि लड़के लड़की साथ साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो प्यार हो जाता है, उसके बिल्कुल बाद वो माँ बाप को बताते हैं कि साहब हम शादी करेंगे। बिल्कुल। तो ज्यादातर माँ बाप जो हैं वही ठीक है, लेकिन फिर भी जन्म पत्री दिखा लेते हैं। हम्म जन्म पत्री दिखाते हैं तो पंडित जी बतलाते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है और हम्म ये शादी तो नहीं होनी चाहिए। हम्म। लेकिन बच्चे जो हैं रिलेशनशिप को तोड़ने को किसी हालत में तैयार नहीं है। तो हाँ। ऐसा मेरे नॉलेज में आया है कि ठीक है, हम्म पंडित जी ने उसका सोल्यूशन दिया है कि इसकी शादी पहले पेड़ से करा दो, किसी ने सोल्यूशन दिया इसकी शादी कुत्ते से करा दो। तो ये वाकई इसका कुछ औचित्य है या ये जस्ट दिल बहलाने वाली बात है? ये दिल बहलाने वाली बातें हैं, क्योंकि जो भी हमारी रेमेडी एक सिंबॉलिक है कि हमने कुछ शादी में प्रॉब्लम आने वाली थी तो सिंबॉलिकली हमने किसी से शादी हम करा दी, एक अपना शादी हो गई। वो जैसे तो बिल्ली ने हाँ आंखें बंद कर दी तो बोले छतरा हाँ, टल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही देखा होगा आपने कि जब ये किसी की डेथ होती है और कहते हैं कि हम्म पंचक में किसी की डेथ हुई तो हम्म 5 पुतले जला दिए जाते हैं उसके साथ में, जबकि 5 का कोई रिलेशन नहीं है उससे। बट हमने सोच लिया कि पंचक है तो 5 डेथ और होंगी। पंचक डजंट मीन 5, पंचक मीन्स ओनली ग्रुप ऑफ 5 नक्षत्र एक्चुअली। ओके। तो हम उसको वो किए जा रहे हैं क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि हम्म। 5 पुतले हम क्यों जला रहे हैं उसमें। तो उससे कुछ नहीं अच्छा होने वाला, तब, दिस इज ओनली हाँ ठीक सिंबॉलिक है। एक्चुअली। हम्म। अच्छा, फिर आपकी क्या सलाह है कि अगर हमको नक्षत्रों से और काबिल जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उन्होंने बताया कि ये शादी होनी नहीं चाहिए और बच्चे शादी जरूर करना चाहते देखिए हैं, यही मैंने इनको कहा भाग्य कि बदलेंगे, देश उस पात्र काल, स्थिति में क्या किया जाए? देश पात्र काल का हमें ध्यान रखना है। जब सिचुएशन ऐसी है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते तो लेट इट लिव टू देयर फेट एक्चुअली, फिर हम कुछ नहीं कर सकते और न देखनी भी नहीं फिर चाहिए। उनके भाग्य पे अगर छोड़ दो, हमें, ये जो करना करो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ओके। जब हमने डिसाइड कर ही लिया है और हम कुछ कर नहीं सकते उसमें तो देयर नो यूज हम्म। की। जब लव मैरिज में मैं कहता हूँ दिखानी ही नहीं चाहिए हॉरोस्कोप, क्यों दिखाते हो आप? वो माँ बाप दिखाते हैं एक्चुअली में, वो गलत है ना, वो दिखाने नहीं चाहिए, मन में वहम दिखाना नहीं पैदा करते चाहिए। हैं अननेसेसरली जो है, वो करेक्ट दिखाने करेक्ट, नहीं चाहिए बिल्कुल ठीक उनको। है, हम्म। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सिन्हा साहब, अब और जो हमारे दर्शक कुछ अच्छा अच्छा, सवाल पूछना चाहते हैं। हरीश ओबराय जी से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ सीधी बात करें। अनिल जी, आप रिसेंटली मकर संक्रांति निकला है करेक्ट। कुछ, एज पर टेक्स्ट मकर संक्रांति को हमारा सन उत्तरायण में चला जाता बिल्कुल। है, एंड कुछ टेक्स्ट बोलते हैं नहीं हमारा सन उत्तरायण में तो 22 दिसंबर को जा रहा है। व्हाई दिस डिफरेंस? देखिए हमने जो है 2 सिस्टम है, साइंस सिस्टम और नेरियन सिस्टम। हमने बात की थी कि दोनों में करीब 20-22 दिन का अंतर है, दोनों में करीब 20-22 दिन का अंतर है। बट दोनों में जब हमारा जो वैदिक सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को या 14 जनवरी को सन मकर राशि में एंटर करता है, तो दैट इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ उत्तरायण एज पर द वैदिक सिस्टम। क्योंकि उत्तरायण बेसिकली हमारा हिंदू धर्म से ही कनेक्टेड है, वेदों से ही कनेक्टेड है, ये वेस्टर्न का सिस्टम नहीं है एक्चुअली में। तो उत्तरायण की जो शुरुआत होती है कि देवलोक में जो दिन की शुरुआत होती है जब सन मकर राशि में एंटर करता है एज पर द वैदिक सिस्टम। और क्योंकि मैंने कहा कि साइंस सिस्टम में 15 दिन का 23 दिन का डिफरेंस है, तो इसलिए उनके हिसाब से 23-24 दिसंबर आता है। या तो अनिल अनिल जी, पर एक्चुअल में सन इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक्चुअल में एंटर नहीं करता है मकर संक्रांति वाले दिन। देखिए एक्चुअल में तो आप देखिए कि पहले कर देगा, जैसे वो आपने कहा कि करीब हाँ, पहले कर 22-23 गया, दिसंबर। यस। बिल्कुल, दैट इज एज पर द वेस्टर्न सिस्टम ऑल्सो, उस दिन ही जाता है सन मकर राशि में। अच्छा अनिल जी, हमारा एक और क्वेश्चन है अभी। जी आजकल हम लोग थोड़ा कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं, जी जी। तो हर एक प्लैनेट का डिग्री होता है, हर एक हाउस में किसी डिग्री पे, किसी का 5 डिग्री पे है, कोई 10 डिग्री पे है, कोई लाइक दैट। बिल्कुल और बिल्कुल। एंड टेक्स्ट से और आपने भी ये बताया है कि शुरू के डिग्री जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और एंड के डिग्री 29-30 डिग्री में प्लैनेट वीक हो जाता है। बिल्कुल। पर अनिल जी, आप किसी भी टेक्स्ट में देखिए, बुक में देखिए, इंक्लूडिंग योर बुक्स, आप लोग कभी भी डिग्री के बिना ही सारी की सारी प्रेडिक्शन कर देते हैं। कोई देखिए डिग्री को हाँ, सुन लो पहले कि हम, आपने देखा होगा
कि हम हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, षटबल जिसको हम बोलते हैं। And without knowing the strength of the planet, we cannot proceed for prediction. मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब तक आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ को ना देख लो, तब तक आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि किस प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या एसेट एंड लायबिलिटी है, वो हमें क्या दे सकता है। वो जब ही पता लगता है जब हम उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को पूरी तरह से निकालते हैं। और आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में षटबल का कॉलम होता है, हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर षटबल होता है, और षटबल में सिर्फ डिग्री ही काउंट नहीं होती। There are so many other aspects which affect the strength of the planet. So we consider the strength of the planet from all point of view. So that strength we have to consider, and that takes into account the degree also. Okay, that is clear. The degree is only a primitive form of knowing the strength of the planet. Okay, but we have the complete strength, then we have to go by that only. अनिल जी, एक और क्वेश्चन षटबल पे। जी, षटबल जो है हमारे कुछ नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है, कुछ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि षटबल जो है नेचुरल मैलिफिक का कम होना ज्यादा अच्छा होता है? देखिए, बल कम होगा तो? हाँ, देखिए, एक होता है नेचुरल बेनिफिक मैलिफिक, दैट इज बाय नेचर ऑफ द प्लैनेट। बट कोई भी प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक या मैलिफिक हो, हॉरोस्कोप में पोजीशन के हिसाब से इट मे गिव यू गुड एंड बैड रिजल्ट्स। एक जो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है, इट कैन बी वंडरफुल फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, और एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, इट कैन बी अ वेरी बैड फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट। So we have to identify which planet is functionally benefic for us, which is functionally malefic for us. जब हम identify कर लेते हैं, तो अगर planet functionally malefic है, तो उसकी अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका बल अगर ज्यादा है, तो उतना ही नुकसान करेगा वो। और अगर प्लैनेट फंक्शनली बेनिफिक है, तो उसका बल ज्यादा होगा, तो हमें फायदा होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच प्लैनेट इज फंक्शनल बेनिफिक, विच प्लैनेट इज फंक्शनल मैलिफिक। अगर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट का बल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, जितना कम होना चाहिए वो अच्छा है उसके लिए। अनिल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारा षटबल ज्यादा है तो वो ऑस्पिशियसनेस ज्यादा होगा उसका क्या? अगर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो फंक्शनल बेनिफिक, ओके, तो उसके है तो उसका षटबल ज्यादा होना अच्छा है। अगर प्लैनेट फंक्शनल मैलिफिक है, वो उसके प्लैनेट के हमें अशुभ रिजल्ट मिलने हैं, तो अगर जितना भी वो बली होगा उतना ही नुकसानदायक होगा हमारे लिए। जो नहीं, और सिंपल क्वेश्चन है, हमारा षटबल जिसका ज्यादा होता है वो ऑस्पिशियस उसका ज्यादा होता है क्या? चाहे ये मैंने नहीं कहा कि अगर प्लैनेट शुभ होगा तभी तो ऑस्पिशियसनेस ज्यादा होगी ना उसकी। अगर प्लैनेट ही हमारे लिए अशुभ है, तो षटबल ज्यादा होना तो नुकसानदायक होगा हमारे लिए। तो कुंडली डिपेंड कर जाएगा किसी के लिए वो। नेचुरली, बिल्कुल, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा मैलिफिक है। अगर फंक्शनल बेनिफिक है तो षटबल जाना ऑस्पिशियसनेस है। अगर प्लैनेट फंक्शनल मैलिफिक है तो षटबल का ज्यादा होना इनऑस्पिशियसनेस है। अनिल जी, एक और क्वेश्चन अभी, ठीक है अनिल जी, ये जो हमारे योग बनते हैं, यदि षटबल ज्यादा वाले प्लैनेट्स का योग है तो वो ज्यादा अच्छा होगा क्या? बिल्कुल। देखिए, किसी भी योग के रिजल्ट्स 1% से लेके 100% तक हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी किसी का सिंपल सा योग है, बुध आदित्य योग है, इस कंसर्न विद बेसिकली द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव। अब इंटेलिजेंस लेवल आपका 1% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? योग तो एक ही है दोनों में। योग डिपेंड करेगा फर्स्टली व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है। सेकेंडली, वो जो योग बन रहा है किस हाउस में बन रहा है। अगर योग अगर 6, 8, 12 या त्रिक हाउस में बनता है तो इट बिकम्स वीकर योगा, और अगर किसी अच्छे हाउस में बनता है तो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्गर योगा। और दूसरी चीज ये भी है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत योग देखेंगे आप हॉरोस्कोप में, बहुत अच्छे अच्छे योग होंगे, और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो पता नहीं क्या होना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है उसके पास। आप सोचोगे कि क्या हो गया ये, कि इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी इसकी पोजीशन ही ऐसी क्यों है। उसका जो योग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये देखिए, 2 प्लैनेट हैं, रॉयल प्लैनेट है, वही आपको राजा बना सकते हैं, वही राजयोग के रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो किसी भी अगर हॉरोस्कोप में कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, बट इफ सन एंड मून आर नॉट वेल प्लेस्ड, दोज राजयोगास विल नॉट गेट ऑपरेट ही नहीं होंगे, स्टार्ट ही नहीं होंगे। और कहते हैं कि अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं है, सन अगर एफ्लिक्टेड है, तो राजयोग स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन अगर सन भी वेल प्लेस्ड है लेकिन मून वेल प्लेस्ड नहीं है, तो स्टार्ट तो होगा, बट दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। थोड़े टाइम के लिए शुरू होगा, फिर खत्म हो जाएगा।
तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर योग के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। योग किस नक्षत्र में हो रहे हैं, उस नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, उन के ऊपर किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो रिजल्ट ऑफ योगा विल डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स एक्चुअली, एंड दे कैन वाइडली वेरी फ्रॉम 1 to 100% एक्चुअली। अब हमने कहा कि ये गज केसरी योग है, इस कनेक्टेड विद द प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी तो 1 लाख भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, बिलियन भी हो सकती है, ट्रिलियन भी हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। अनिल जी, अब एक थोड़े दशा के बारे में पूछेंगे आपसे। जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। अनिल जी, त्रिशदाय हाउसेस जो होते हैं, इनके लॉर्ड की दशा इन जनरल खराब होती है, नॉट गुड। 3, 6, 11। नहीं, पहले तो आप ये समझिए कि त्रिशदाय हाउस क्या है। सबसे पहले वो समझना बहुत जरूरी है कि त्रिशदाय का अर्थ क्या है। हमने देखा कि जो हमारे 4 हाउसेस हैं, 1st, 4th, 7th एंड 10th हाउसेस। 1st हाउस हमारा शरीर है, 4th हाउस हमारा कंफर्ट्स है, 7th हाउस हमारा भोग स्थान है, और 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। तो इनको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। विष्णु स्थान इसलिए कहते हैं कि दे आर नेसेसरी टू सस्टेन अवर लाइफ। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, या बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जरूरी है। और हमने देखा कि लग्न है 1st हाउस, उससे जो 6, 8, 12 हाउसेस थे उसको हमने कहा त्रिक हाउसेस है। दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो लग्न से तो हमने देख लिया, बट क्वेश्चन आया कि 4th, 7th, 10th हाउस भी तो इंपॉर्टेंट है आपको सस्टेन करने के लिए, तो उनसे आप 6, 8, 12 क्यों नहीं देखते हो? तो जब हम उनसे 6, 8, 12 देखते हैं, तो जो आप त्रिशदाय हाउस की बात करते हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, वी गेट 3 हाउसेस एक्चुअली। तो जैसे 4th हाउस है, 11th हाउस उससे 8th हाउस हुआ, 3rd हाउस उससे 12th हाउस हुआ। तो ये जो त्रिशदाय हाउस, जो 3rd हाउस और 11th हाउस होगा, दे विल बी बैड फॉर द 4th हाउस, दे विल बी बैड फॉर द 4th हाउस ओनली। जो लग्न के लिए हमारे त्रिक हाउस, ओनली फॉर 4th हाउस। फिर 6th हाउस है, 6th हाउस इज 12th फ्रॉम द 7th हाउस, तो वो 7th हाउस के लिए त्रिक हाउस हो गया, तो 7th हाउस के लिए खराब होगा। ऐसे ही 10th हाउस से जब हम देखते हैं, तो 3rd हाउस इज 6 फ्रॉम द 10th हाउस, तो वो 3rd हाउस जो लॉर्ड होगा, जो त्रिशदाय हाउस का लॉर्ड होगा, दैट विल बी बैड फॉर द 10th हाउस, नॉट फॉर ऑल द हाउसेस, ओनली 10th हाउस, ओनली 10th हाउस। सो 11th का लॉर्ड जैसे है, हम इसको क्या, जैसे सन लॉर्ड है, हाँ, 11th लॉर्ड, हाँ, सन इज बैड बैड फॉर द 4th हाउस बिकॉज दैट इज 8th फ्रॉम द 4th हाउस एक्चुअली। तो सन के जो नॉट फॉर 5th हाउस, नो, व्हाई फॉर द 5th हाउस? So it will only give the bad results in respect of the 4th house. तो त्रिशदाय हाउस का जो कंसेप्ट हम समझ लेंगे, तब हमारे लिए समझना जो है वो आसान हो जाता है कि त्रिशदाय हाउस का मतलब क्या है। अनिल जी, मैंने बहुत टेक्स्ट पढ़े, नहीं समझ आया, आज मुझे क्लियर हुआ ये। जी हाँ, हाँ, तो एक बार जब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर प्रेडिक्शन करना ही बहुत आसान होगा। अच्छा अनिल जी, एक और क्वेश्चन है। अनिल, जब हम लोग दशा देखते हैं, तो जैसे जिसमें उसका जन्म हुआ नक्षत्र में, उससे 3, 5 और 7 के लॉर्ड जो हैं, उनकी दशा अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। मान लीजिए 3, 5, 7 के लॉर्ड जो हैं, इट इज साइमल्टेनियसली लॉर्ड ऑफ हाउस 1, 5 और 9। करेक्ट। तब मैं क्या, इसका मतलब यही होता है कि दे में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। जो हम लोगों ने देखा कि जो आपने कहा 1, 5, 7, जो पहली दशा शुरू हुई, उससे अगर हम काउंट करेंगे 5th, 7th वगैरह, उनकी दशा ठीक नहीं होती, तो उसमें दशा भले अगर 5th की है तो नेचुरली यू गेट सम गुड रिजल्ट्स, बट साइमल्टेनियसली यू विल गेट सम प्रॉब्लम्स आल्सो। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्चुअली। जैसे हमारे बाधक स्थान होते हैं, मिक्स रिजल्ट हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम भी साथ में आएंगी। जैसे बाधक हाउसेस होते हैं, अब बाधक हाउस का मतलब ये नहीं हुआ कि रिजल्ट खराब हो गए, बाधक का मतलब है कि यू हैव टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो। जैसे अब शनि की दशा शुरू होती है, शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कितनी भी अच्छी पोजीशन क्यों ना दे दे, बट साथ में प्रॉब्लम भी देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उसका नेचर है। वो नेचर किसी का बदल नहीं सकते आप। अच्छे भी दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट करेगा ही करेगा एक्चुअली। मतलब दोनों का नेट इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम भी साथ में मिलेंगे आपको। अनिल जी, बहुत अच्छे आपने हमारे जो है निवारण किए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। डाउट थे, आप पूछते रहिए और जो भी हम लोगों की सुधीर कोशिश। जी, नाउ गो अहेड प्लीज, आगे। तो अभी लगभग 5 मिनट बाकी हैं, और मैं चाहूंगा कि
ये उससे पहले हमारे डीएम गुप्ता साहब आज की चर्चा पर वोट ऑफ थैंक्स दें जैन साहब को और आगे के लिए बताएं कि हम लोगों के कि इस तरह की चर्चा को किस तरह से जीवंत रखा जाए और यूजफुल रखा जाए। मित्रों, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं सुधीर सिन्हा जी को और अनिल जैन साहब को कि दोनों ने अपना बढ़िया होमवर्क किया है। इनफैक्ट जैन साहब तो एक्सपर्ट हैं, उन्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। सुधीर साहब ने जरूर होमवर्क किया होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। होता क्या है कि जनसाधारण में थोड़ा ज्ञान कम रहता है, लेकिन यकीन करते हैं उस फील्ड में, उस साइंस में, तो उनमें क्यूरियोसिटी तो जरूर होती है, लेकिन ऐसे मौके अवसर कम आते हैं कि लर्नेड लोग उनकी सही शंकाओं का समाधान बता सकें। तो जैन साहब ने ये काम बहुत बखूबी किया है। बहुत सारी शंकाएं मन में, जैसे लर्किंग डाउट्स इन माइंड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो थे, वो काफी हद तक सॉल्व हुए। अच्छा होगा और लोगों का इसमें ज्यादा योगदान भी होगा। तो एक बार मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी मित्रों ने अपना समय निकाला है। सुधीर सिन्हा साहब ने और जैन साहब को खासतौर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से, मुझे याद आ गया जैसे हम लोग जीडीआर एमडीआर के सवाल जब वो फर्स्ट ईयर में आए थे, वो समझ में नहीं आते थे, तो जिसकी समझ में आ जाता था वो फिर सबको समझाता था, भले उनको 10 बार बताना पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज ओके एंड गॉड विलिंग ये चीज चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भले धीरे धीरे ही सही हम लोगों का ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thanks everyone.